यूपी में 27 में चुनाव है, उससे पहले दंगल बड़ा होगा क्योंकि एक लड़ाई जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर है। अखिलेश यादव बनाम योगी आदित्यनाथ। पिछले दिनों यह खबर आई थी कि जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर नहीं चलेगा, लेकिन जौहर यूनिवर्सिटी आईटी और ईडी की रडार पर आ गई। यह है जौहर यूनिवर्सिटी। इस पर बुलडोजर कार्रवाई भले ही रुक गई हो, लेकिन आजम और यूनिवर्सिटी की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं क्योंकि अब ईडी ने भी जांच का दायरा बढ़ा दिया है। एक तरफ पुलिस ने आजम खान के केस की डिटेल ईडी को सौंप दी और ऊपर से जौहर को मोटा चंदा देने वाले भी ईडी के रडार पर हैं क्योंकि यूनिवर्सिटी चंदे के पैसे से बनी थी। इनमें कई बड़े ठेकेदार, पूर्व अधिकारी और बिजनेसमैन भी हैं। शक है कि चंदा देने की आड़ में काफी काले धन का इस्तेमाल हुआ। ईडी मोटा चंदा देने वाले ऐसे लोगों से पूछताछ कर सकती है। इससे पहले इनकम टैक्स विभाग ने बड़ी कार्रवाई की और जौहर यूनिवर्सिटी का चैरिटेबल ट्रस्ट दर्जा रद्द कर दिया। आईटी विभाग ने जौहर यूनिवर्सिटी की खर्च को लेकर डिटेल मांगी थी। निर्माण में खर्च करीब 494 करोड़ का ब्यौरा देने को कहा था। 494 करोड़ खर्च हुआ, कहा गया इसका ब्यौरा दो, लेकिन ट्रस्ट इसका ब्यौरा नहीं दे पाया तो मान्यता छिन गई। इस बीच जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर अखिलेश ने सीएम योगी पर निशाना साधा है। अखिलेश कह रहे हैं पहले दिन से जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर इनकी नीयत सही नहीं थी। जो अपने कार्यकाल में एक यूनिवर्सिटी नहीं बना पाए वो हथौड़ा चलवा रहे हैं। यूपी में 10 साल में 26,000 स्कूल बंद हुए और अब यूनिवर्सिटी टारगेट पर है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं अखिलेश यादव। और विश्वविद्यालय को लेकर के पहले दिन से इनकी नीयत और मंशा ठीक नहीं रही है। ये नहीं चाहते कि शिक्षा की संस्थान आगे बढ़े, लोग पढ़े लिखे बने, लोग अपने आप रोजगार पाएं। ये यूनिवर्सिटी जो नहीं बना पाए वो यूनिवर्सिटी पे हथौड़ा चलाना चाहते हैं। देखिए, जौहर विश्वविद्यालय का मुद्दा विपक्ष को मजहबी गोलबंदी का एक मुद्दा दिखाई पड़ रहा है, मजहबी तुष्टीकरण का मुद्दा दिखाई पड़ रहा है और इस मामले से अगर कोई आपत्ति है तो ऊपरी अदालत में इसको लेकर के अपील कर सकते हैं। तो केवल वोट बैंक पॉलिटिक्स के तहत आज विपक्ष के नेता इसको लेकर के प्रचार प्रसार कर रहे हैं। राजनीतिक आपकी जो है विरोधाभास हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप 3000 बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दें। इसमें सबसे पहल हमारी पार्टी ने की। हमारी पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश में और देश भर में ज्ञापन दिए कि हम नहीं समझ रहे हैं कि इसके पीछे उद्देश्य क्या है और अभी बहुत सारे ऐसे विषय जिन पर चर्चा होनी है। अब देखिए यूपी की सियासत से एक और बड़ी खबर है। मायावती के परिवार में, मायावती को देख रहे हैं, उनके बगल में उनके भतीजे हैं आकाश और भतीजे के ससुर हैं ये। तो ससुर साहब को मायावती ने आउट कर दिया है। जी हां, एग्जिट कर दिया है। मायावती ने कैसे आकाश के ससुर को निकाल दिया है जरा ये देखिए। ये है आकाश के ससुर। यूपी चुनाव से पहले बीएसपी में आंतरिक कलह तेज हो गई। बीएसपी सुप्रीमो ने वरिष्ठ नेता अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से बाहर कर दिया। अशोक सिद्धार्थ मायावती के भतीजे आकाश के ससुर हैं। बीएसपी में आकाश आनंद की गिनती नंबर 2 की होती है। अशोक सिद्धार्थ की बेटी प्रज्ञा की शादी 2023 में आकाश से हुई। पेशे से डॉक्टर रहे अशोक ने मायावती के कहने पर बीएसपी ज्वाइन कर ली। लंबे समय तक मुख्य केंद्रीय प्रभारी की भूमिका में सक्रिय रहे। उनके पास केरल, कर्नाटक समेत कई राज्यों में बीएसपी की जिम्मेदारी थी। मायावती ने उन पर कार्रवाई अनुशासनहीनता को लेकर की है। डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ पर आरोप है कि वो पार्टी में भ्रम फैला रहे थे। उन्हें दूसरी बार बीएसपी से मायावती ने बाहर का रास्ता दिखाया है। इससे पहले अगर आपको याद हो 2025 में उन्हें पार्टी से निकाला गया, लेकिन बाद में माफी मिलने पर दोबारा वापसी हो गई। इस बार मायावती ने कहा कि अशोक सिद्धार्थ पार्टी में दोबारा नहीं लौटेंगे। इसके अलावा बीएसपी सुप्रीमो ने भतीजे आकाश का कद घटा दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यूपी में उम्मीदवारों का चयन सिर्फ वही करेंगी। यह भी बताया कि लखनऊ में इंटरव्यू लेकर 2 दर्जन उम्मीदवार चुने गए। फिलहाल मायावती ने साफ किया कि बीएसपी की कमान उनके पास रहेगी और यूपी में उम्मीदवारों से लेकर चुनाव का हर फैसला वो खुद करेंगी। मायावती का एक बड़ा रोल है यूपी की सियासत में। 27 में चुनाव है, सुनिए सियासतदान क्या कह रहे हैं। बीएसपी कभी उनको पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी देती है, कभी एक्सपेल कर देती है। ये बहन जी का घरेलू मामला है और हम उनके घरेलू मामले में कुछ कहना नहीं चाहते। देखिए, वो इस वक्त बहन मायावती जी जो है वो पूरे प्रेशर में है और इतने प्रेशर में कि उन्होंने अपनी पार्टी खत्म कर दी। तो वो जो भी कहें आप, मैं समझ सकता हूँ वो क्यों कह रही। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है। आपने जंतर मंतर का प्रदर्शन देखा, बहुत भारी प्रदर्शन था। उस प्रदर्शन
पर बहुत हंगामा बवाल भी हुआ। एक और प्रदर्शन हो रहा है झारखंड में, अब छात्रों का प्रदर्शन हो रहा है। यहां भी इस्तीफे को लेकर प्रदर्शन है पेपर लीक के खिलाफ। ये तस्वीरें देख रहे हैं, रांची की तस्वीर है, लोग और छात्र कैसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए लोग, छात्र कैसों पर उतरे, बैनर पोस्टर लेकर अनिश्चितकालीन सत्याग्रह लिखा है। अभी की तस्वीर कुछ वक्त पहले की आई है, रांची की आप देख रहे हैं, छात्र मशाल लेकर सड़कों पर उतरे हैं। ये जो प्रदर्शन देख रहे हैं ये भी पेपर लीक के खिलाफ है। अब लोग सवाल पूछ रहे हैं, जंतर मंतर वाली टीम कहां है, वो झारखंड क्यों नहीं पहुंची। और ये प्रदर्शन आज शुरू नहीं हुआ, ये प्रदर्शन पिछले कई दिन से चल रहा है। छात्र सुबह शाम रात हर वक्त सड़कों पर है। जहां तक नजरें जाएंगी आपको छात्र नजर आएंगे और छात्र इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, पेपर लीक के खिलाफ सड़कों पर हैं। जेपीएससी का पेपर लीक हुआ। संघर्ष तो हम करते हैं लेकिन परिणाम कोई और ले जाता है सर। हमारे हिस्से में सिर्फ संघर्ष है, परिणाम हमारे हिस्से में नहीं है सर। एक सपने को लेकर बाहर जाते पढ़ने के लिए, लेकिन वो सपना ही रह जाता है सर। हमारी माँ बाप की जो उम्मीद होता है वो खत्म हो जाता है सर। आपके साथ अगर कुछ गलत होता है तो आपको उम्मीद रहता है कि इन सभी मिलकर आपको न्याय देंगे। बस झारखंड में ऐसा स्थिति हो गया है सर कि ना हम लोग आयोग पे विश्वास कर सकते, ना ही सरकार पे हम लोग विश्वास कर सकते हैं, ना ही हम सीआईडी पे विश्वास करते हैं। वहाँ पहला दूसरा जेपीएससी अभी भी सीबीआई जांच चल रही है और उस समय का लेक्चरशिप का सीबीआई जांच चल रहा है, लेकिन अभी तक जो है 30, 20 साल 22 साल हो गया सीबीआई जांच ही कर रहा है। ये आपको बता रहे हैं पूरी तरह से जो है यहाँ पर अपर हद हो गया। यहाँ पर पढ़ने वालों के बीच जो है कंपटीशन नहीं है, यहाँ घूस देने वालों के बीच कंपटीशन है। और जो एग्जाम में अभय तिवारी बैठा है, जितने एग्जाम में शामिल है सब में सीबीआई जांच होना चाहिए। ना कोई मिलने आ रहा है, ना हम लोग से कोई पूछने आ रहा है, सिर्फ मरने के लिए छोड़ दिया गया है। सर छात्र भी कबूल चुका है, अभी वो हिरासत में है। उसने कहा कि गड़बड़ियां हुई है। तो परीक्षा में जो श्वेता गुप्ता की गिरफ्तारी हुई वो परीक्षा विभाग से संबंधित है। उनका भी जिस तरह से बयान आया उसमें भी साफ साफ पता चला कि गड़बड़ियां आज से नहीं पिछले कई समय से चल रहा है। हम लोगों का न्याय, हम लोग साथ जो अन्याय हो रहा है उसको न्याय किया जाए। हम लोग एकदम त्राहिमाम हो चुके हैं। एनडीटीवी भी पहला चैनल है जो झारखंड में छात्रों की आवाज उठा रहा है। एक और तस्वीर देखिए, रांची में छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। उनकी मांग है कि पेपर में गड़बड़ी हुई है। उनकी मांग है कि लंबे वक्त से इस तरह की गड़बड़ी होती रही।
आपको बताऊं यहां भी रांची में भी हालात जंतर मंतर जैसे हो गए। अगर आपने तस्वीरें याद हो कि जंतर मंतर में प्रदर्शनकारियों तक लोग फूड डिलीवरी करवा रहे थे, ऑर्डर कर रहे थे, यहां भी देखिए वही हो रहा है कि जोमेटो और बाकी ऑनलाइन फूड पहुंचाए जा रहे हैं। झारखंड स्टूडेंट प्रोटेस्ट में बर्गर ऑर्डर कर रहे हैं घर बैठे, और ये जाएगा जहां पे प्रोटेस्ट हो रहा है। सर होल ओवर द इंडिया कर रहे हैं। अभी जस्ट मैंने देखा कि और बहुत लोग झारखंड के ही हैं, ऐसा भी नहीं है ऑल ओवर द इंडिया, झारखंड के बहुत लोग मदद कर रहे हैं। और अभी जस्ट मैंने देखा बेंगलोर से एक इंसान ने भेजा हुआ है, एक व्यक्ति ने भेजा हुआ है। अब देखिए जब फूड पहुंच रहा है, खाना डिलीवरी से पहुंच रहा है, तो प्रदर्शनकारी जैसे जंतर मंतर पे संख्या बढ़ती जा रही थी, खाने की कमी नहीं हो रही थी, वही हालत रांची में भी है। अब देखिए किस तरह से प्रदर्शन की नई नई तस्वीरें आपने जंतर मंतर में भी देखी होंगी, लेकिन अच्छी चीज ये है यहाँ अभद्रता नहीं हो रही है, कोई गाली नहीं दे रहा है, कोई अपशब्द नहीं बोल रहा है। अरे नहीं, मैं सुधीर गुप्ता हूँ, सचिव हूँ, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग। आप लोग मुझे नहीं सुनते हैं? नौकरी ले लो, नौकरी ₹100 लग रहा है। और पैसा है, और पैसा है, थोड़ा सा कुछ सोचिए। अब तिवारी जी से बात कीजिए। बिल्कुल 100% सर, दे दीजिए सर हमको, सर हमको दे दीजिए सर, मिल जाएगा, नंबर है ना, फोन कीजिएगा। ठीक है सर। ये तस्वीरें देखकर आप कहेंगे कि दिल्ली वाले प्रदर्शन से ज्यादा बेहतर प्रदर्शन है, ज्यादा संवेदनशील और ज्यादा शिष्ट नजर आ रहा है। खैर, दिल्ली में प्रदर्शन करने वाले दीपके ने झारखंड में बात की है रांची में, और वो इस प्रदर्शन को समर्थन कर रहे हैं। युवाओं ने हम लोग आपका समर्थन चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह से आपने दिल्ली के जंतर मंतर में जो चीजें की, उसे देख करके गई, जो चीज सोच रही थी सरकार की नहीं हम कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप सब ने, युवाओं ने और सरकार को झुकना पड़ा। या आपने साबित कर दिया कि झुकता है जमाना, झुकाने वाला होना चाहिए। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी बातों को हम लोग आपका समर्थन चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह से आपने दिल्ली के जंतर मंतर में जो चीजें की, उसे देख करके गई, जो चीज सोच रही थी सरकार की नहीं हम कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप सब ने, युवाओं ने और सरकार को झुकना पड़ा। या आपने साबित कर दिया कि झुकता है जमाना। सीजेपी के नेता आशुतोष राका को जो झारखंड में बात कर रहे हैं, अभिजीत दीपके भी जिन्हें आप देख पा रहे हैं, वो भी व्हाट्सएप कॉल पर जुड़े हैं और ये भरोसा दिला रहे हैं कि वो भी रांची के इस प्रदर्शन का हिस्सा बनेंगे। जो चीज दूसरी तरफ सरकार अपने स्तर पर जांच भी कर रही है। ये तस्वीर देखिए, खुद पहुंचे जेपीएससी चेयरमैन सीआईडी ऑफिस। अब देखिए जरा ये प्रदर्शन क्यों हो रहा है, आपको बताऊं। ये प्रदर्शन झारखंड लोक सेवा आयोग के खिलाफ हो रहा है। भर्ती परीक्षाओं में हो रही गड़बड़ियों से छात्र आक्रोशित हैं। दिल्ली के जंतर मंतर की तर्ज पर यहां भी भारी भीड़ जुटी है। इसमें छात्रों के साथ परिजन, समाज सेवी और आम लोग भी हैं। आईसा, एजेएसयू, एबीवीपी, आदिवासी छात्र संगठन में शामिल हैं और यहां लोग खाना, पानी, रेनकोट समेत कई सामान भेज रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है जेपीएससी का पेपर लीक हुआ था, जबकि जेएसएससी की भर्ती परीक्षा में भी अनियमितताओं का आरोप है। छात्रों ने 14वीं कंबाइंड सिविल सर्विस परीक्षा पर सवाल उठाए। कहा ओएमआर शीट में गड़बड़ी और कट ऑफ मार्क्स में पारदर्शिता नहीं, मेरिट लिस्ट पर आयोग के संवैधानिक सदस्यों के हस्ताक्षर नहीं, परीक्षा कराने का जिम्मा ब्लैक लिस्टेड कंपनी को क्यों दिया। लखनऊ की टीडीपीएल कंपनी को 1 महीने पहले बैन किया गया था। हालांकि दबाव बढ़ने पर जेपीएससी के अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया, लेकिन अध्यक्ष ने कहा ठेका देते वक्त कंपनी पर बैन नहीं था। छात्रों के गुस्से को देखते हुए सुरेंद्र सरकार सीआईडी जांच करा रही है, जिसने पूर्व अध्यक्ष के घर छापा मारा और 11 लोगों को गिरफ्तार किया। हालांकि छात्र इससे संतुष्ट नहीं है और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। बीजेपी झारखंड की कांग्रेस गठबंधन वाली सोरेन सरकार पर हमलावर है। कह रही है कि अब राहुल गांधी, केजरीवाल और कॉकरोच पार्टी वाले कहां हैं।
बीजेपी सांसदों ने संसद में सोरेन के इस्तीफे को लेकर प्रदर्शन किया था। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं इस पर सियासतदान। जेपीएससी और जेएसएससी ये अपने आप में एक इतना बड़ा घोटाला है। प्रश्न पत्र लीक हुए और पहली बार हिंदुस्तान में ऐसा हुआ कि बाकायदा एक होटल को लीज में लिया गया, वहां आंसर शीट लिखवाया गया। टीडीपीएल एक ऐसी एजेंसी है जो परीक्षा लेने के लिए झारखंड की सरकार ने रखा। उस टीडीपीएल को उत्तर प्रदेश सरकार ने डिबार किया, ब्लैकलिस्ट किया, यहां तक कि जेपीएससी ने भी डिबार किया, फिर भी उसको ले लिया गया। माफियागिरी हो रहा है, सारी चीजें एक ऐसे मेधावी लोगों को डिप्राइव किया जाए, इसकी भरपूर कोशिश की गई है और जो परत दर परत खोलते जा रहे हैं। तो दीपके इस प्रदर्शन को समर्थन कर रहे हैं, लेकिन दीपके कहां थे? आज दीपके संभाजी नगर में थे, वहीं से आते हैं वो, और उन्हें बहुत से लोग फ्रेंडशिप डे विश करने पहुंचे। अभिजीत, दीपके की तस्वीर आप देख रहे हैं, बच्चे पहुंचे थे फ्रेंडशिप डे विश करने और उन्हें बैंड पहनाने। दीपके एक और प्रोटेस्ट को समर्थन का दावा कर रहे हैं, लेकिन दीपके की फंडिंग पर आरटीआई की तलवार लटक रही कि उनके पास इतना पैसा कहां से आ रहा है, यह सवाल पूछा जा रहा है। सीजेपी के फाउंडर दीपके की फंडिंग की जांच की मांग उठी है। यह है सूरत के आरटीआई एक्टिविस्ट अमित तिवारी ने डिमांड की है। उन्होंने सवाल उठाए कि दीपके परिवार क्या इतना सक्षम है जो उनके पिता ने बेटे को विदेश में पढ़ाई के लिए भेज दिया। आरटीआई एक्टिविस्ट ने कहा दीपके के पिता सरकारी कर्मचारी थे, भगवान राव दीपके जूनियर इंजीनियर के पद पर तैनात थे, उनकी मासिक सैलरी करीब 60 से 65 हजार रुपए थी, तो बच्चे के अमेरिका में उच्च शिक्षा का खर्च कैसे उठाया। दरअसल 30 साल के अभिजीत संभाजी नगर के रहने वाले हैं। अभिजीत ने पुणे के कॉलेज से पत्रकारिता की पढ़ाई की है, फिलहाल अमेरिका की बॉस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं। अभिजीत वहां से पब्लिक रिलेशंस से मास्टर्स की पढ़ाई कर रहे हैं। इंटरनेट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक वहां लाखों रुपए खर्च होते हैं। आरटीआई कार्यकर्ता ने कहा वहां सालाना फीस करीब 74 लाख रुपए है। ऐसे में उनका सवाल है इतना पैसा दीपके के पास कहां से आया। उन्होंने जांच के लिए चुनाव आयोग और सेंट्रल जीएसटी को पत्र लिखा है और कहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी एक पंजीकृत संस्था नहीं है, फिर भी सीजेपी एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर काम कर रही। इसके कामकाज और फंडिंग की जांच की जानी चाहिए। सुनिए क्या कह रहे हैं आरटीआई एक्टिविस्ट दीपके और उनकी माताजी। बॉस्टन यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है उसमें 74 लाख रुपए सालाना फीस बताई गई है, तो उस हिसाब से वो 1.5 करोड़ रुपए की फीस होती है। इन्हीं के घर वालों ने एक इंटरव्यू दिया था कि हमने 60 लाख रुपए का लोन लिया है। तो अगर 60 लाख का लोन लिया है तो बाकी जो 90 लाख रुपए बचे वो कहाँ से आए। महाराष्ट्र सरकार को भी लिखा है कि ये जो भगवान राव दीपके जी हैं इनकी भी मतलब प्रॉपर्टी की जाँच की जाए, भारतीय संविधान के तहत जो भी इस पर एक्शन होता हो वो एक्शन लिया जाए। आरएसएस सबसे पहले अपने ऊपर एक केस स्टडी करे कि जो भारत का जेनजी है वो आरएसएस से क्यों चिढ़ता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, सारे बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, उनके पास ऐसी कौन सी फैक्ट्री लग रही है, इसकी जांच कौन करेगा। इनकी इतनी तनख्वाह कहाँ से आई कि इनके सबके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। अच्छा होगा कि अभिजीत दीपके ने बाकी जो लोग भी सौरभ दास जी जितने लोग हैं वे अपने फाइनेंशियल्स को क्लियर करें। कोई जब सामाजिक जीवन में कोई व्यक्ति रहता है तो जो समाज का लेंस है उसके अंतर्गत जवाब भी देने पड़ते हैं। जवान छात्रों के हक में दबे कुचले वर्ग के को न्याय दिलाने के लिए अगर कोई भी आंदोलन करेगा तो उसको एंटी नेशनल करार कर दिया जाएगा। तो ये तो भाजपा का आरएसएस का इकोसिस्टम है कि आप सवाल ना करो, अगर सरकार से मोदी जी से कोई सवाल पूछेगा तो वो एंटी नेशनल है। तो दीपके को फंडिंग कहां से हो रही है, पढ़ने कैसे गए, इस पर सवाल उठ रहे हैं। तो जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट हो रहा था उसको लेकर एक बड़ी खबर आई है कि जंतर मंतर के प्रदर्शन में आखिर माहौल खराब करने की कोशिश मसूद अजहर कर रहा था। दावा यह है कि आतंकी भेजने की साजिश रची जा रही थी इस प्रोटेस्ट में। आपको कल मैंने दिखाया था एक आतंकी पकड़ा गया है, इसका नाम हमीम मंडल है। इसे एसटीएफ ने पकड़ा है। हमीम मंडल पर आरोप है कि हमीम मंडल जंतर मंतर में माहौल खराब करना चाहता था।
अब सवाल ये, क्या जैश ए मोहम्मद यानी मसूद अजहर के टारगेट पर जंतर मंतर था? आतंकी इस तरह की कोशिशें कई बार करते हैं, उन्हें इसमें मेहनत कम लगती है। एनडीटीवी के पास बंगाल में दर्ज उस एफआईआर की कॉपी है जिसमें जैश के आतंकी साजिश का खुलासा हुआ। एफआईआर के मुताबिक आतंकियों के टारगेट पर जंतर मंतर था, जहां आंदोलन के खिलाफ आतंकी साजिश रची जा रही थी। दावा आतंकी हमीम छात्रों के आंदोलन में घुसने वाला था। पुलिस की वर्दी में हमीम जंतर मंतर के आंदोलन में घुसना चाहता था और वहां जाकर तोड़फोड़ और हंगामा करने की फिराक में था। आतंकियों से एसटीएफ की पूछताछ में इस बात का खुलासा हुआ जिसके मुताबिक प्रदर्शनकारियों पर हमले की साजिश थी ताकि आंदोलन हिंसक हो जाए, वहां कोई बड़ा बवाल मच जाए। ये तमाम दावे एसटीएफ ने एफआईआर और प्रेस कॉन्फ्रेंस में किए। बंगाल के बर्धमान से पकड़े गए हमीम ने ये खुलासे किए। जांच में सामने आया कि हमीम पाकिस्तानी हैंडलर से बात करता था। एफआईआर के मुताबिक ये सोशल मीडिया हैंडल पाक से चलाए जा रहे थे। इतना ही नहीं, हमीम कई विदेशी व्हाट्सएप नंबर्स के संपर्क में भी था। हमीम के फोन से पाक हैंडलरों के साथ आपत्तिजनक चैट मिली जिन्हें जांच एजेंसियों ने अहम सबूत बताकर खुलासा किया है, जिसके मुताबिक ये आतंकी नेटवर्क स्थानीय लोगों की भर्ती में लगे थे, हथियारों का इंतजाम, खुफिया जानकारी जुटाने में लगे थे और इन गतिविधियों का मकसद सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ना था, राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचाकर भारत को खतरे में डालना था। सुनिए जरा कौन कह रहा है ये बात। बंगाल एसटीएफ के आईजी गौरव शर्मा को सुनिए। हमने वेरीफाई करके हमें पता चला कि ये सब हैंडल्स जो हैं वो पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं। हमने इमीडिएटली इस लड़के को कस्टडी में लिया 31 की रात को और इसकी वेरिफिकेशन से हमें कुछ बहुत सीरियस मैटर्स पता चले। जो हमारे स्टूडेंट प्रोटेस्ट रिसेंटली हुआ है जंतर मंतर में, उसमें कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए ये हमीम मंडल जो है इसको बोला जा रहा था कि वो कुछ यूनिफॉर्म प्रोक्योर करे, पुलिस का यूनिफॉर्म प्रोक्योर करे। हम लोग वेरीफाई करें एग्जैक्टली वो क्या प्लान था इनका, तो उसके लिए भी इसको इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा था। तो आईजी कह रहे हैं कि हमीम को यह कहा जा रहा था कि पुलिस का यूनिफॉर्म यानी पुलिस की वर्दी का इंतजाम कहीं से करे, लेकिन हमीम अकेला पकड़ा नहीं गया है। इनके साथ उसकी गर्लफ्रेंड अर्पिता सरकार की गिरफ्तारी भी हुई है। ये आप देख रहे हैं, उसे भी पुलिस ने पकड़ा है। यह भी उस साजिश का हिस्सा थी। उसकी तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। यह है हमीम की गर्लफ्रेंड अर्पिता सरकार, जो हमीम के साथ जुड़ी हुई थी और इस साजिश में शामिल थी, लेकिन अर्पिता के निशाने पर शुभेंदु अधिकारी थे। जी हां, बंगाल के मुख्यमंत्री पाक की जासूस हसीना का हनी ट्रैप प्लान क्या है ये मैं आपको बताऊं। अर्पिता सरकार सीएम शुभेंदु को मारने के लिए यह हनी ट्रैप साजिश रची गई। यह खुलासा हमीम और उसकी गर्लफ्रेंड की गिरफ्तारी से हुआ, क्योंकि जैश के नेटवर्क में हमीम के साथ उसकी गर्लफ्रेंड भी थी। जांच के मुताबिक अर्पिता सरकार को हनी ट्रैप का काम मिला ताकि वो भारत में बड़े नेताओं अफसरों को हनी ट्रैप में फंसा सके। हनी ट्रैप का यह जाल पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई करवा रहा था, क्योंकि हमीम और अर्पिता के लिंक आईएसआई से जुड़े हैंडलर्स से थे। जिन पाक हैंडलर्स के नाम सामने आए वो शहजाद भट्टी के गुर्गे हैं और इन्हीं के इशारे पर हमीम और अर्पिता आतंकी नेटवर्क चला रहे थे। इसी के लिए हमीम की गर्लफ्रेंड अर्पिता हनी ट्रैप के शिकार ढूंढ रही थी। अर्पिता सरकार को टास्क दिया गया था कि वो हनी ट्रैप के जरिए बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी के दफ्तर में अपनी पहुंच बनाए। इसके बाद शुभेंदु अधिकारी की हत्या करने का प्लान था। इस साजिश को अंजाम देने के लिए अर्पिता हनी ट्रैप में जुटी थी। वो सीएम से जुड़े अफसरों और नेताओं पर भी डोरे डाल रही थी। बंगाल के मंत्री उमेश राय के बेटे को भी अर्पिता फंसाना चाहती थी ताकि उसके जरिए सीएम के दफ्तर तक पहुंच बनाई जा सके, लेकिन मंत्री की शिकायत के बाद गहराई से पड़ताल हुई। फिर एसटीएफ की जांच और एक्शन ने अर्पिता का प्लान फेल कर दिया। क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान इस बड़े खुलासे के बाद। तो जंतर मंतर पे जिस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा था, उस प्रोटेस्ट को भारत में सरकार को टॉपल करने के लिए, भारत में सरकार को गिराने के लिए, सरकार के खिलाफ साजिश करने का एक रूपरेखा यहाँ पे लोग बना रहे थे। अब धीरे धीरे पूरा जो स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट बाहर आ रहा है। बंगाल की एसटीएफ ने क्या कहा है, लेकिन शायद सीबीआई ने लेटेस्ट ये कहा है कि शुभेंदु अधिकारी के पीए का जो मर्डर हुआ उसमें भाजपा के कार्यकर्ता और नेता इन्वॉल्व थे। ये शायद चार्जशीट में उन्होंने कहा है। पुलिस ने अरेस्ट किया है और क्या क्या इसके साथ जुड़ा हुआ है, कहां तक तारी, तो जब पूरा इंक्वायरी होगा आगे तथ्य आएगा।
अनुमान के आधार पर, संदेह के आधार पर बहुत कुछ बातें बोला जा रहा है।